नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं करंट अफेयर। तो इस वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो देखना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू स्पेस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसके रॉकेट की लॉन्चिंग कहाँ से हुई? भारत के किस पड़ोसी देश ने पिछले एक साल में परमाणु हथियारों के खजीरे में बढ़ोतरी करके संख्या 500 कर ली? पीएम नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेन का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड डीजल ट्रेन रीजनल ट्रेन नमो भारत रैपिडेक्स का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश ने किन टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की मंजूरी दी? तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू स्पेस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसके रॉकेट की लॉन्चिंग कहाँ से हुई है? तो इसका ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, लॉन्चिंग टाइम का ये फोटोग्राफ है। इसरो ने 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान मिशन के क्रू स्क्रेप सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आंध्र प्रदेश से सुबह 10 बजे इसे लॉन्च किया गया था। इस मिशन में 17 किलोमीटर जाने के बाद श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की। 2024 की शुरुआत में अंतरिक्ष में जाएगा अनमैन्ड मिशन। तो 2024 की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया गया है। अनमैन्ड मिशन यानी इसमें किसी भी मानव को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा। अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड मिशन होगा, जिसमें इस इंसान स्पेस में जाएगा। मैन मिशन के लिए इसरो ने साल 2025 की टाइम टेबल तय की है। इसरो की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष हैं एम सोमनाथ। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने पिछले एक साल में परमाणु हथियारों के खजीरे में बढ़ोतरी करके संख्या 500 कर ली है? तो इसका ऑप्शन दिया है, आंसर जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ने एक साल में बढ़ोतरी करके अपने परमाणु हथियारों की संख्या 500 कर ली है। अमेरिकी सरकार ने अक्टूबर 2023 में कहा कि चीन ने पिछले एक साल में अपने परमाणु हथियार के खजीरे में काफ़ी बढ़ोतरी की है। इसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 500 हो गई है। इससे पहले साल 2021 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आकलन किया था कि चीन के पास लगभग 400 परमाणु हथियार है। अमेरिकी सन मुख्यालय पेंटागन की ओर से जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में यह तय किया गया है कि चीन साल 2030 तक अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 2 गुना करेगा, यानी 1000 करना चाहता है, जबकि 2035 तक 1500 परमाणु हथियार करना चाहता है। लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन अभी भी पहले हमला नहीं करने की नीति पे चल रहा है। रूस और अमेरिका के पास कितने हथियार हैं उसको देखते हैं। तो हथियारों का खजीरा अमेरिका और रूस की तुलना में अभी भी काफ़ी छोटा है। रूस जो चीन है, ये अमेरिका और रूस के हथियारों की तुलना में अभी काफ़ी छोटा है। स्कॉटलैंड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक रूस के पास लगभग 5889 परमाणु हथियार है, जबकि अमेरिका के पास 52 से 44 परमाणु हथियार हैं। आई होप कि समझ गए होंगे आप किस देश के पास कितना परमाणु हथियार है। अपना भारत कौन से नंबर पे है? तो रूस फर्स्ट पे है, इसके पास 5889 परमाणु हथियार हैं।
इस टाइम है, ठीक है। 2022 में 5977 था, इस टाइम 5889 है। यूएसए के पास 52 से हो गया है। चीन के पास 410 है। वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्स है, ये जनवरी 2023 का डेटा है। फ्रांस के पास 290 है। यूके के पास 225 है। पाकिस्तान के पास 170 है। भारत के पास 164 है। इजराइल के पास 90 है। उत्तर कोरिया के पास 30 है। कुल 12,512 हथियार हैं। किन देशों ने न्यूक्लियर हथियार तैनात किए हैं अभी तक? तैनात कर रखे हैं, तो रूस तैनात कर रखा है 1674, अमेरिका 1700, फ्रांस 280, ब्रिटेन 120 तैनात कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पीएम मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेन का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नमो भारत, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। इसी ट्रेन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। नमो भारत रैपिडेक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को आरआरटीएस की ट्रेनों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत रैपिडेक्स का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से इस हाई स्पीड रीजनल ट्रेन का उद्घाटन किया है। इसका ट्रेन का नाम क्या है? नमो भारत। आगे देखते हैं। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है। पहली नमो भारत ट्रेन दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर शुरू हुई है। कॉरिडोर के बारे में बताएं आपको, तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे खंड पर सेवा शुरू की गई है। इसमें 16 स्टेशन है 82 किलोमीटर की दूरी पे। फिलहाल यह ट्रेन 5 स्टेशनों गाजियाबाद, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो पर रुकेगी। पूरा कॉरिडोर वर्ष 2025 तक चालू करने की उम्मीद है। कॉरिडोर की लगभग लागत 30,000 करोड़ रुपए बताए गए हैं। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है? तो एक नया रेल आधारित सेमी हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है। इस सिस्टम प्रोजेक्ट को नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने लागू किया है। भारत में जो लॉन्च किया गया है नमो भारत ट्रेन, इसकी स्पीड क्या है? तो डिजाइन इसका किया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑपरेशन गति 160 किलोमीटर किया गया है। औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी इसकी। इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी ऑपरेशन स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा। औसतन स्पीड इसकी 100 किलोमीटर रहेगी प्रति घंटा। नवो भारत में कितने तरह के कोच लगे होंगे? तो नवो भारत में कुल 6 प्रकार के कोच लगे होंगे, ठीक है। 6 प्रकार के कोच लगी होंगी, जिसमें से एक कोच प्रीमियम श्रेणी का होगा, बाकी के स्टैंडर्ड होंगे। प्रीमियम कोच स्टैंडर्ड कोच से अलग और बेहतर है। प्रीमियम कोच में हाई स्पीड जहाज की तरह स्क्रीन पर स्पीड और लोकेशन की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। आरआरटीएस प्रोजेक्ट के तहत कितने कॉरिडोर विकसित होंगे? तो द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार प्रोजेक्ट के तहत 8 कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनमें से 3 पर निर्माण पहले चरण के तहत किया जा रहा है। तो पहला कौन कौन सा है? तो पहला है दिल्ली गाजियाबाद के बीच, जो 82 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। दूसरा है दिल्ली गुरुग्राम के बीच, 164 किलोमीटर दूरी है। तीसरा है दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, जो 130 किलोमीटर है, ठीक है। ये तीनों पे अभी पहले चरण में काम किया जाएगा। उसके बाद भविष्य में विकसित किए जाने वाले कौन कौन से कॉरिडोर रहेंगे? तो उसके बाद 5 कॉरिडोरों को लॉन्च किया जाएगा। कौन कौन सा? दिल्ली फरीदाबाद के बीच, पल्लवगढ़ और गाजियाबाद खुर्जा के बीच, दिल्ली बहादुरगंज रोहतक के बीच,
गाजियाबाद हापुड़ के बीच और दिल्ली सहदरा बड़ौद के बीच। ठीक है, 5 कॉरिडोर के बीच काम शुरू किया जाएगा। अभी फिलहाल 3 पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने किन टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए स्पेस टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, ए और बी दोनों पे। कौन कौन से पे? नाम दाफा टाइगर रिजर्व पे और पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व पे। ठीक है, दोनों टाइगर रिजर्व पे सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन की गठन मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने 18 अक्टूबर 2023 को राज्य के 3 नामदाफा, पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए STPF के गठन को मंजूरी दी है। यह मंजूरी NTCA क्या है? तो नेशनल टाइगर कन्वेंशन अथॉरिटी है। यह मंजूरी के दिशा निर्देशों के अनुसार दी गई है। किसके अनुसार? NTCA के दिशा निर्देशों के अनुसार दी गई है। इसके पहले 36 नियमित पद सृजित किए जाएंगे। 336 वर्ष 2022 की राष्ट्रीय बाघ गणना के अनुसार राज्य के 3 टाइगर रिजर्व में कुल 9 टाइगर हैं। वर्ष 2018 से 2022 तक 20 बाघों की कमी दिखी गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कन्वेंशन अथॉरिटी, इसका हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, दिसंबर 2005 से NTCA की स्थापना की गई थी। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन में मंत्री और अध्यक्ष भूपेंद्र यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अक्टूबर 2023 में कौन से 3 नए जिलों की गठन की घोषणा की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। उन्होंने अक्टूबर 2023 में कौन सी 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। यह घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। इन तीनों को मिलाकर अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। इससे पहले 2023 में राजस्थान में 19 नए जिले, 3 संभाग बनाए गए थे। राजस्थान की बात करें तो आज राजस्थान के CM है अशोक गहलोत, गवर्नर ने करलाज मिश्रा, राजधानी जयपुर है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल का निधन 15 अक्टूबर 2023 को हो गया। उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनको मिला था पद्म विभूषण। आगे देखते हैं। ये है मनोहर सिंह गिल, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। ये 86 वर्ष के थे और काफ़ी सालों से बीमार चल रहे थे। वो मनमोहन सिंह की सरकार में खेल और युवा मामलों में मंत्री, सांख्य और कार्यक्रम मंत्री रहे हैं। पंजाब कैडर के पूर्व IAS अधिकारी भी रहे हैं। वह दिसंबर 1996 और जून 2021 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी प्रमुख उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटारी वाघा बॉर्डर पे। ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 19 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वज को अटारी बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल BSF संग्रहालय के दौरान फहराया गया है। यह ध्वज पाकिस्तान ध्वज से 18 फीट अधिक ऊंचा है। भारत के ध्वज की ऊंचाई 418 फीट है। इससे पहले भारत के ध्वज की ऊंचाई 360 फीट थी।
ध्वज के द्वारा बॉर्डर की गतिविधियों पर नजर रहेगी। इसके द्वारा झंडे के ऊपर एक निगरानी प्रणाली लगाई गई है जो बीएसएफ सैनिकों को सीमा के पास ही गतिविधियों पर नजर रखने की मदद करेगी। अटारी बॉर्डर कहाँ? ये पंजाब राज्य में, पंजाब के अमृतसर जिले में अमृतसर नगर से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक ग्राम है। यह भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। सीमा से पार पाकिस्तान पंजाब में वाहगा की बस्ती है। वाहगा से अटारी की दूरी 3 किलोमीटर है। दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस का अंतिम भारतीय स्टेशन अटारी है। भारत और पाकिस्तान दोनों सूर्यास्त से ठीक पहले एक साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज को उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान गाजा के किस अस्पताल में मिसाइल हमले से करीब 500 लोगों की मौत हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल अहली अस्पताल। इजराइल और हमास के बीच जो अभ्यास चल रहा है, उन्होंने गाजा के अल अहली अस्पताल में मिसाइल हमले किए हैं जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई है। यह है अल अहली अस्पताल का कंडीशन। हमास ने दावा किया कि इजराइल ने किया था यह हमला। दूसरी ओर इजराइल ने कहा कि हॉस्पिटल पर हुए हमले में उनका हाथ नहीं है। ऐसा इस्लामिक जिहाद के रॉकेट मिसफायर से हुआ है। इजराइल की यात्रा पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि हमला इजराइल ने नहीं किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाजा पर हमले को दुख जताया है। इजराइल हमास युद्ध के दौरान अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश की यात्रा की? इजराइल हमास युद्ध के दौरान अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश की यात्रा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 17 अक्टूबर 2023 को इजराइल पहुंचे थे। जो बाइडेन के बाद जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन जाकर वहां के नेताओं से मुलाकात करने वाले थे। हालांकि गाजा के अल-अहली अस्पताल पर हमले से करीब 500 लोगों की मौत होने के बाद उनका इन सभी देशों का दौरा रद्द हो गया है। इसके साथ ही अरब नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग रद्द हो गई है। गाजा में हालत क्या है? तो रिपोर्ट मुताबिक के अनुसार गाजा के लोगों अब सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास घर नहीं बचे हैं, वो गलियों में रात गुजार रहे हैं। वाटर सप्लाई करीब बंद हो चुकी है। लोगों के पास न तो पैसे हैं न ही सामान है। वहाँ न तो दुकानों में सामान है और न तो उनके पास रहने के लिए खाने के लिए सामान है, न पैसे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट कौन है? महमूद अब्बास। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया है? बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया है। यह रोड मैप 2023 से 28 तक 5 वर्ष के लिए रहेगा। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का बजट बताइए। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का बजट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.63 लाख करोड़ रुपए है बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का बजट। ठीक है, चौथे कृषि रोड मैप का बजट 1.63 लाख करोड़ रुपए है। इस बजट 1,63,000 करोड़ का तय किया गया है। यह रोड मैप वर्ष 2023 से 2028 तक 5 वर्षों के लिए होगा। आगामी 5 वर्षों में फसलों में विविधीकरण, बेहतर
सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संरक्षण, जलवायु अनुकूल जैसी विषयों पर बदलाव किया जाएगा। इसके जरिए उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। राज्य में 75% लोगों की आजीविका का आधार कृषि है। चौथे कृषि रोड मैप में क्या होगा, तो दलहन तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल होता है और सेहतमंद अनाज उगाने पर जोर दिया जाएगा। मिट्टी और जल संरक्षण पर रिसर्च के लिए गया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। मौसम के अनुकूल खेती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तालाब और चेक डैम बनाने का टारगेट रखा जाएगा ताकि खेत पर पानी पहुंच सके। बंजर भूमि को भी उपयोग में लाया जाएगा। इसमें लेमन ग्रास और मेथा की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 सीड हब और 20 मिलेट हब बनाया जाएगा। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन बनाकर कार्यक्रम चलाया जाएगा। पुआल प्रबंध और कृषि उत्पादों में लाभकारी मूल्य किसानों के लिए सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुले जाएंगे। भागलपुर के शैम्बौर में सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा। यहाँ पीजी स्तर की पढ़ाई मिलेगी और डिग्री एमटेक की दी जाएगी। दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 17 के बीच रहा है। दूसरे रोड मैप को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। इसकी वजह से फल, सब्जी, दूध, अंडा और मछली उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को काफ़ी फायदा हुआ था। तीसरी रोड मैप 2017 से 23 तक चला। तो वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरे रोड मैप की शुरुआत की थी। तीसरे कृषि रोड मैप का तहत 2017 से 22 तक काम निर्धारित था, लेकिन इसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर 2023 कर दिया गया था। इस कृषि मैप से बिहार में पिछली उत्पादन बढ़ाई 2.5 गुना बढ़ गया था। अब बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। चावल, गेहूं और मक्का उत्पादन जैसे उत्पादन के लिए बिहार को कृषि निर्णय पुरस्कार मिला है। आलू, गोभी, बैंगन और टमाटर उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। बिहार में मखाना का उत्पादन में काफ़ी बढ़ा है। कृषि चौथा रोड मैप 23 से 28 तक रहेगा। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। बिहार की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार। राजधानी पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के 41 राजनयिकों को अक्टूबर 2023 में भारत छोड़ना पड़ा, जिनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भारत सरकार ने वापस लेने की बात कही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा के जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उपजे तनाव के चलते कनाडा ने 41 राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा। इसके पहले भारत सरकार ने कनाडा से कहा था कि दिल्ली में अपने उच्चायोग से दर्जनों कर्मचारियों को वापस बुला लें, वरना उन्हें मिलने वाली डिप्लोमेट इम्यूनिटी यानी राजनयिक सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। विदेशी राजनयिकों को मिलने वाले विशेषाधिकारों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहा जाता है। इससे स्थानीय कानूनों के दायरे से मिलने वाली छूट भी शामिल होती है। भारत ने यह कहते हुए ऐसा कदम उठाया कि जितनी संख्या में भारत के राजनयिक कनाडा में हैं, उतने ही कनाडा के डिप्लोमेट भारत में होने चाहिए। दरअसल कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, 18 जून को हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव आ गया। भारत के कदम के बाद कनाडा ने क्या कहा?
तो कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो ने एक बार फिर से कहा कि वो भारत के साथ तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि 21 राजनयिक अभी तक भारत में हैं, लेकिन बाकियों को वापस बुलाने के कारण स्टाफ की कमी हो गई है। इससे अब कनाडा को भारत में अपनी सेवाओं को सीमित करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस कारण बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ में कुछ कंसुलेट्स का कामकाज रोकना पड़ा। भारत सरकार ने कहा कि नई दिल्ली और ओटावा में पारस्परिक राजनयिक उपस्थितियों में समानता की मांग करते हुए भारत में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह बयान कनाडा द्वारा भारत पर राजनयिक संबंधों पर बिना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के कुछ ही घंटों बाद आया है। कनाडा के पीएम है जस्टिस ट्रूडो, राजधानी ओटावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ये 511 केंद्रीय महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 19 अक्टूबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन 511 केंद्रों की शुरुआत की है। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्देश्य क्या है? तो एक केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। ग्रामीण युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र में कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत उपयोग जगत में भागीदारों को एजेंसियों के प्रदान की जाएगी। तो प्रमोद महाजन कौन है? तो दिवंगत प्रमोद महाजन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता थे। वह महाराष्ट्र और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में लोकप्रिय थे। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, गवर्नर रमेश बैस हैं। आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।